जी जी। सो लास्ट टाइम वाला जो हमारा ओवेरियन सिस्ट का सिनेरियो चल रहा था, आप उसको एक दफा बता दो जी जी फातिमा, मैडम। ताकि हम जी मैडम। मैडम सिनेरियो patient 32 year came with complaint of accidental finding of ultrasound finding cyst on scan 4 into 5 centimeter and no active complaint, and patient married for 5 year. And ठीक है। madam, पेशेंट ठीक है। पेशेंट इज 32 years of age, married for 5 years, nulliparous, and on ultrasound there's a cyst 4 into 5 centimeters. It's a complex cyst, right? yes madam. हमने हिस्ट्री एग्जामिनेशन कर लिया था। हम इन्वेस्टिगेशन अभी रहती थी। तो जी, दूसरी प्रेजेंटर हमारी आसिया थी, मेरा ख्याल है। कौन था? जी मैडम। जी डॉक्टर आसिया जी सिंह। जी। इन्वेस्टिगेशंस फातिमा आप ही कर लो, फिर मैनेजमेंट हम आसिया के साथ करते हैं। Okay, madam. Madam, first of all, I need the baseline investigation, complete blood count for hemoglobin, platelets, and TLC. हम्म। After the blood group अच्छा, with मैं RS. बताती जाती हूँ। ठीक है, एक दफा मांग लो सारी, फिर हम डिस्कस करते जी हैं जी। मैडम, जी मैडम। ठीक है मैडम। कंप्लीट ब्लड काउंट एंड ब्लड ग्रुप विद RH फैक्टर, वायरल सीरोलॉजी, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, एंटी ICV, HIV, and random blood sugar, urine complete हम्म। examination for pus nitrate and glucose, and specific transvaginal ultrasound for endometrial thickness, myometrial echogenicity, any tubo-ovarian pathology, because my patient has insisted. I ask about the any solid component present, and cyst is regular and irregular solid component, and papillary structure present. If present, then if more than four, and Doppler flow positive. Ask about Doppler flow, and ascites present. Any ascites, and is any septa present, and thickness of the cyst. हम्म। Madam, I need this investigation. Finding ring. ठीक है। सो हीमोग्लोबिन इसकी 12 है, बाकी सब वायरल मार्कर्स नेगेटिव है, शुगर 92 है, यूरिन कंप्लीट इज ऑल राइट। और आपने क्या कहा है? Madam, अल्ट्रासाउंड to फाइंडिंग, start अल्ट्रासाउंड जी फाइंडिंग दी दी है उन्होंने ना सिनेरियो में, कि 4 into 5 centimeter यूनिलैटरल कॉम्प्लेक्स सिस्ट है। और इसमें जो जो ओके। डिटेल्स हैं वो विल डिस्कस। और आपको क्या चाहिए इसमें? मैडम, मुझे ट्यूमर मार्कर चाहिए क्योंकि कम्प्लेक्सिस्ट है अकॉर्डिंग टू एम रूल। आई नीड CA 125, अल्फा हम्म। फिटोप्रोटीन, बीटा HCG, इनहिबिन, एंड LDH। सीरम ये CA 1 to 5 525 है, और बाकी सारे नॉर्मल है। ओके मैडम। मैडम, हम्म। आई नीड C 125 तो नॉन स्पेसिफिक है। ओके मैडम। आफ्टर दिस आई नीड CT। मैडम, माई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट। कंप्लीट किसी और ने ऐड करना है कुछ? मैडम, CT स्कैन abdomen pelvic चाहिए, लेकिन अभी इनके CA 125 क्योंकि नॉन स्पेसिफिक है, क्योंकि एंडोमेट्रोसिस में भी ये इंक्रीज होता चलो, है। उसके अलावा कोई ब्लड टेस्ट या कुछ और? जी मैडम। मैडम, RFTs, LFTs। हम्म। और मैडम, बस यही। LFTs RFTs क्यों मांगने हैं? किसी ने चेस्ट एक्सरे भी कहा है, क्यों? क्या मैडम, जस्टिफिकेशन है? क्योंकि मैडम इसकी अब स्टेजिंग लेप्रोटमी की जरूरत होगी, क्योंकि आफ्टर काउंसलिंग कंसल्ट टू द पेशेंट एंड फैमिली आफ्टर दिस। स्टेजिंग लेप्रोटमी में LFTs RFTs का क्या रोल है? मैडम, देखने के लिए कि कोई यानी कि एडवांस डिजीज तो नहीं है, मतलब उसने abdomen, अगर स्टेज 3 होगी तो उसने abdomen को इन्वॉल्व किया हुआ होगा, तो ओके, इसलिए। ठीक है। और क्या मांगोगे? अभी बात करते हैं इस पे। मैडम, मैं इन्वेस्टिगेशन। मैडम, CT पेशेंट abdomen नली चाहिए। पैरिस भी थी? जी जी, ओ सॉरी मैडम, भूल गई। जी मैडम, husband semen analysis report for 3 day obstinate, and for count, motility, and morphology. Other investigation, second day, serum FSH, LH, serum serum prolactin, and serum TSH, and 21 day progesterone. And अगर if madam HS stereosalpingograph present, tuber potency test.
ठीक है। अच्छा, और तो नहीं कुछ मांगना? हम्म, नहीं मैडम। ठीक है। अच्छा देखो, किसी ने कुछ ऐड करना है या तो बता दें, फिर मैं बात करूँ। ठीक है। सो दो तीन चीजें। एक तो फातिमा जी ये कि मैडम। जो दिमाग में सोच रहे हो ना, वो बोलना नहीं है साथ साथ। आप यही, इट्स नॉट ओनली फॉर एग्जाम, आप समझो कि आप क्लिनिक कर रहे हो, राइट? So there's no हम्म। point in, saying it's specific or non-specific because it's a complex test. That's why I want tumor marker. आपने ये भी नहीं बोलना कि ट्यूमर मार्कर चाहिए, आपने बस पूछना है, आपने बस टेस्ट के नाम बोलने हैं, राइट? जैसे हम पेशेंट जी के मैडम। साथ करते हैं, जैसे हम पेशेंट को लिख के देते हैं, हम ये नहीं कहते कि ट्यूमर मार्कर्स करा कर लाओ, हम लिख देते हैं CA1 to 5 अल्फा बीटा प्रोटीन और वो सारा कुछ। तो प्लीज वो साथ साथ नहीं बोलना, उससे आप अपने पाँव हम्म। पे जैसे कहते हैं ना, कुल्हाड़ा मारने वाली बात है कि आप वहां पे खुद ही फंस जाओगे। खुद ही एग्जामिनर कहेंगे अच्छा इट इज नॉन स्पेसिफिक, व्हाट इज द सेंसिटिविटी, व्हाट इज नॉट, कौन सी एज में कितनी सेंसिटिविटी है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन स्पेसिफिक, और एटसेट्रा एटसेट्रा। स्पेसिफिक है, स्पेसिफिसिटी बता दें, सेंसिटिविटी बता दें, टेस्ट की स्पेसिफिसिटी क्या होती है, इस पे आपने कहा नॉन स्पेसिफिक। सो एक्स्ट्रा बात तो आपने बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? सो जी। वो चीजें नहीं बोलनी। दूसरा, HSG प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, दीज आर नॉट द राइट टर्म्स आपको, इफ इट्स डन और नॉट डन, ठीक है? अपनी ओके हर वर्ड, हर लैंग्वेज को आपने बहुत फोकस्ड और प्रोफेशनल रखना है, ना सिर्फ एग्जाम में बल्कि पेशेंट के सामने भी, और अपने व्हेन यू आर डूइंग राउंड इन योर डिपार्टमेंट, यू डोंट टॉक लाइक दैट। तो आपने ये चीजें छोटी छोटी, प्लीज इस चीज को ठीक रखें। अच्छा, उसके बाद अब टेस्ट मांगने कौन कौन से हैं, ठीक है? ये इसकी बेइंतहा कंफ्यूजन है। सबसे पहले अपने माइंड में DD देखें, जो हिस्ट्री एग्जामिनेशन में था हमारे पास। यही सिनेरियो जब भी आपने रिपीट किया, शी इज 32 years of age, Nelly Paris, she's a young lady who has complex cyst which is found all of a sudden, but at the same time she is Nelly Paris। तो आपके इस वक्त दिमाग में क्या क्या DD था फातिमा? मैडम मेरे माइंड में इनकी फंक्शनल सिस्ट हो सकती है, एंडोमेट्रोटिक सिस्ट हो सकती है, endometriotic cyst. Other is any malignant cyst, and to malignant ovarian cyst and hemorrhagic cyst हो सकती है मैडम। एंड बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। DD हमेशा आपने इस तरीके से ही एग्जाम में बोलना है जिस सीक्वेंस में आपको लगता है कि ये वो है। नंबर वन जी। पे वो जो आपको लग रहा है कि ये है, राइट? तो बट यू सेड फंक्शनल, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट फंक्शनल बिकॉज CA1 to 5 इज हाई। तो आपका नंबर वन DD probably should be endometriosis because patient is having subfertility and she's having high CA1 to 5 and also she's having a complex cyst। लेक्चर तो है। नंबर टू पे, जी, नंबर टू पे आप इसको हेमरेजिक या इवन ट्यूबरकुलस भी रख सकते हो, क्योंकि CA1 to 5 ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, वही सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं। लेकिन ऑल्दो हिस्ट्री में हमने तब बात भी की थी, या अगर नहीं भी की थी तो एक दफा मैं आपको क्विकली बता भी देती हूँ। उसकी DD में आपने ये जरूर पूछना है कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, वो हम पूछते भी है, चाहे इनफर्टिलिटी का पेशेंट है या इस तरह कॉम्प्लेक्स मैथ के साथ यंग लेडी आ जाए, तो फैमिली में कोई TB की हिस्ट्री है उसके, अपने अंदर तो नहीं TB रह चुका, या एक्सेसिव वेट लॉस की, तो हम हिस्ट्री पूछते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, मास, और उसके बाद आप फंक्शनल सिस्ट में आप अगर एग्जैक्टली बोल दो कि व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल सिस्ट, तो हेमरेजिक सिस्ट आप शायद कहना चाह रहे हो, तो उसको बार बार उस तरीके से। और उसके बाद कोई बिनाइन ओवेरियन सिस्ट का कम चांसेस हैं बिकॉज इट्स कॉम्प्लेक्स सिस्ट, ठीक है? या तो अगर कोई मल्टीलॉकुलेटेड सीरस एडेनोमा हो या म्यूसिनस एडेनोमा तो और बात है, लेकिन नॉर्मली वो भी सिंपल सिस्ट की तरह ही अपीयर होते हैं। और तीसरा और आखिरी फिर मेलिग्नेंसी। लेकिन जब आप सारी टेस्ट मांग रहे थे, आप यू वर टॉकिंग ओनली अबाउट मेलिग्नेंसी, हालांकि मैंने आपसे कहा है कि एक्स्ट्रा बातें नहीं बोलनी वहां पे, लेकिन आप यही बोली जा रहे थे कि स्प्रेड देखने के लिए ट्यूमर मार्कर्स, CT, RFTs, LFTs, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इट्स नॉट लाइक दैट। आप सबसे पहले तो कहोगे कि मुझे बेसलाइन सारी चाहिए जो अब आपने मांग ली, जिसमें ब्लड ग्रुप, CBC, वायरल मार्कर्स, यूरिन कंप्लीट और शुगर है। उसके बाद आप कहोगे कि आपको अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग की डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए बिकॉज इनकम्प्लीट रिपोर्ट दी हुई है ना आपको, जो सिनेरियो दिया है जी। एग्जाम के अंदर। तो डिटेल्ड रिपोर्ट में आपका समहाउ ठीक था अल्ट्रासाउंड जो आपने मांगा, उसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक कर लें। वो भी मैं किसी और से पूछती हूँ, मैं कई दफा अपनी क्लास में बता चुकी हूँ, वरना मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी। लेकिन एक तरह से आपने उसको जरूर कर देना है कि एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से अल्ट्रासाउंड मांगना है। और फिर
अगर तो एग्जामिनर कहते हैं कि वी विल डिस्कस अबाउट अल्ट्रासाउंड लेटर, या आपको रिपोर्ट नहीं देते, तो फिर आप फिलहाल आगे चलोगे। आगे चलने में आपके पास सब फर्टिलिटी की रिपोर्ट्स आती हैं, वो आपने ठीक मांगी, उसके अंदर आपका ये हस्बैंड सीमेन एनालिसिस, सीरम एफएसए सेकेंड डे, सीरम एफएसए चैलेंज, सीरम प्रोलैक्टिन, इफ यू वांट डे 21 सीरम प्रोजेस्टेरोन इन 28 डे साइकिल, और या फिर ऑब्वियसली साइज ऑफ फॉलिकल किसी पहले अल्ट्रासाउंड पे 12th डे पे हुआ हुआ है तो वो वाला आप मांग लोगे। तो और hysterosalpingogram if done before, या एनी ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट if done, तो ये आप मांग लोगे। अच्छा, उसके बाद अगर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट डिटेल नहीं दी तो आप कहोगे कि माय फर्दर इन्वेस्टिगेशंस विल डिपेंड ऑन माय अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। अच्छा, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे अगर वो आपको कॉम्प्लेक्सेस दे रहे हैं, और जैसे कि फातिमा ने हमें कहा कि एम रूल जरा ज्यादा की तरफ आ रहा है, तो डेफिनेटली यू विल आस्क फॉर द ट्यूमर मार्कर्स। कौन से ट्यूमर मार्कर्स मांगने हैं आपने इस एज ग्रुप में? तो सारे ट्यूमर मार्कर्स मांगने हैं जिसमें C1 to 5 की। अब आप ये देखो ना, आपने ट्यूमर मार्कर मांग लिया, मैंने आपको C1 to 5 ज्यादा कह दिया, आपने कहा ये तो नॉन स्पेसिफिक है, तो फिर मांगा ही क्यों था? ठीक है। तो Okay. द थिंग इज कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, आपने इस एज ग्रुप में सारे ट्यूमर मार्कर्स मांगने हैं, इसमें आपने CA1 to 5 भी मांगना है, अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा HCG, LDH, CA, ये सारे आपने मांगने हैं, राइट? बिकॉज नॉर्मली 20 ईयर से लेके 60-65 ईयर्स तक हम सारे ही मांग लेते हैं। एपिथेलियल सेल कार्सिनोमा भी यंग एज में हो सकता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ना मांगे C1 to 5, लेकिन मैं तो कहूंगी बहुत जरूरी है। एक तो ये कि हमारा जो DD था उसके अंदर CA1 to 5 हमें बहुत री इन्फोर्स करा था कि हमने क्या रिपोर्ट कि किस तरफ हम जा रहे हैं। तो आपने ट्यूमर मार्कर्स की रिपोर्ट सारी मांगनी है। अगर 20 साल से कम है तो उसके अंदर आप जस्टिफाई कर सकते हो कि चलो आप CO1 to 5 ना मांगो और बाकी सारे ट्यूमर मार्कर्स मांग लो। और अगर 65 से ज्यादा है तो आप जस्टिफाई कर सकते हो कि आप सिर्फ CA1 to 5 मांग लो और जर्म सेल ट्यूमर वाले ट्यूमर मार्कर्स ना मांगो। लेकिन अगेन, अगर आप हर एज ग्रुप में सारे ही ट्यूमर मार्कर्स भी मांग लो, तो इसकी भी बड़ी अच्छी जस्टिफिकेशन है कि आप आराम से कह सकते हो कि एनी CA कैन अकर इन एनी एज ग्रुप। तो देर इज नो हार्म कि मैं सारे ही ट्यूमर मार्कर्स मांग लूं ताकि मैं प्री ऑपरेटिवली रेडी रहूं। तो इसलिए आप इनमें से जो भी ऑप्शन ऑप्ट करना चाहो, अगर आप हर एज ग्रुप में सारे ट्यूमर मार्कर्स कराना चाहते हो तो हर एक में करा लो। अगर फॉर लेस रिसोर्सेज या लेस अफोर्डेबिलिटी ऑफ द पेशेंट कंसिडर करते हुए, अगर आप कह रहे हो कि मैं बहुत ही स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर्स फॉर दैट एज ग्रुप कराऊं, तो 20 से 65 के बीच में सारे करा लें ट्यूमर मार्कर्स। 20 से पहले पहले CA1 to 5 के अलावा बाकी सारे, और 65 के बाद ओनली CA1 to 5। ये भी जस्टिफाई कर सकते हैं चीज को, ठीक है? तो आपने ये करा लेना है। अच्छा, अब एग्जामिनर अगर आपको ट्यूमर मार्कर्स नहीं दे रहे, तो आपने कहना है कि माय फर्दर इन्वेस्टिगेशंस विल डिपेंड ऑन माय ट्यूमर मार्कर्स रिपोर्ट, राइट? और ट्यूमर मार्कर्स रिपोर्ट क्या है? अब मैंने आपको बाकी सारे नॉर्मल दिए, हालांकि एग्जाम में इतना इतना कुछ नहीं दिया जाता है कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी दे दी जाए, ट्यूमर मार्कर्स भी दे दी जाए, बिकॉज दे वांट टू सी कि आप क्या इन्वेस्टिगेशंस किस हद तक मांगते हो, आपकी कितनी क्लैरिटी है या कॉन्सेप्ट में कि आपने कौन सी टेस्ट मांगने। और ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल आपको ट्यूमर मार्कर्स दे दिए, जैसे इस रिपोर्ट इस केस में मैंने आपको दिया, और एक CA1 to 5 ज्यादा दिया और बाकी सब नॉर्मल थे। CA1 to 5 इज 525, ऑल्दो इट इज नॉट दैट हाई कि हम मेलिग्नेंसी की तरफ जाएं, बट इट इज स्टिल हाई। तो इस चीज को आप कंसिडर करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम मेलिग्नेंसी मिस कर दें, राइट? So do not go for RFTs, LFTs, chest X-ray, because we don't know yet that it's a widely spread disease or not. Metastasis का हम कहाँ तक metastasis तक पहुंच गए, अभी तो डायग्नोसिस नहीं बना। अभी तो सिर्फ एक सस्पेशन हुआ है कि CA1 to 5 ज्यादा है। तो आप उसमें कह सकते हो कि आई वुड लाइक टू नो द रिपोर्ट ऑफ CT स्कैन एब्डोमेन एंड पेल्विस टू सी द स्प्रेड ऑफ डिजीज, राइट? अगर CT स्कैन पे मजीद आपको स्प्रेड ऑफ डिजीज मिलता है या मजीद सस्पेशन मिलता है, फिर आप RFTs LFTs जैसे एक्सरे मार्क, राइट? सो CT भी हमने सिर्फ इसलिए कराया बिकॉज CA1 to 5 is high. There is a complexus in ultrasound, although she's very So young. she's very young. But again, But again, sorry, sorry, excuse me, excuse me. sorry, मैं म्यूट करूंगी आप लोगों को। जी। सो मैं आपको ये बता रही थी कि ट्यूमर मार्कर्स की हम बात कर रहे थे, ठीक है? तो तो इसलिए आपने CT स्कैन करा लिया टू सी द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, बिकॉज अगर आप कल को इफ यू आर प्लानिंग सर्जरी ऑन दैट पेशेंट,
तो एटलीस्ट अगर खुदा ना खास्ता इंट्राऑपरेटिवली मेलिग्नेंसी भी मिल जाए, तो आपने प्री ऑपरेटिवली चेक किया हुआ था कि किस हद तक की स्प्रेड ऑफ द डिजीज है, सो दैट यू शुड बी प्रिपेयर्ड प्री ऑपरेटिवली बिफोर टेकिंग पेशेंट टू द ऑपरेशन थिएटर, कि उसका जो है क्या अंदर जाके आपको किस हद तक सर्जरी करनी पड़ सकती है उसके लिए, ऑल्दो वी आर नॉट येट श्योर इफ इट्स सी और नॉट। उसके अलावा यस, सब फर्टिलिटी वाली रिपोर्ट्स मांगनी है, क्योंकि एट द सेम टाइम अगर आप कल को सर्जरी करने जा रहे हो या फिर आप उस पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, तो दिस पेशेंट कैन बी वो सर्जरी अगर अगर सीए नहीं भी है तो कल को उसकी फर्टिलिटी के लिए हेल्प करेगी। उसके अलावा अगर ये फंक्शनल सिस्ट होती, जैसे कि हेमरेजिक सिस्ट, तो ऑब्वियसली CA1 to 5 इतना ना आता। तो जब CA1 to 5 बहुत ज्यादा है, तो हमारा DT कट शॉर्ट हो गया। और वो कट शॉर्ट किस तरीके से हो गया कि या तो वो एंडोमेट्रियोसिस है, लेस लाइकली ट्यूबरक्लोसिस बिकॉज देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ एनी कॉन्टैक्ट to any tuberculosis patient. There's no history of any weight loss. There's no history of any tuberculosis in the patient herself. सो इसलिए टीबी जरा नीचे चला गया। सो अब हमारा जो DD रह गया वो एंडोमेट्रियोसिस वर्सेस मेलिग्नेंसी में ही रह गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लेके चलना है। बहुत ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत होती है। ओवेरियन सिस्ट की रिपोर्ट्स में जाकर वाइवा वहीं खत्म हो जाता है। और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में कंफ्यूजन रहती है। आमतौर पे एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में एग्जामिनर आपको किस हद तक रिपोर्ट्स देगा शुरू में, बिकॉज वो इसलिए सारी रिपोर्ट्स नहीं देते बिकॉज दे वांट टू सी कि आपको कितनी क्लैरिटी है कि आपने सीटी किस में मांगना है, और आपको कितनी क्लैरिटी है को कौन सा ट्यूमर मार्कर कब मांगना है। तो आपको नॉर्मली वो क्या देते हैं, इफ दे डू नॉट गिव यू एन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, देन जस्ट स्टॉप देयर एंड देन एंड से माय फर्दर इन्वेस्टिगेशंस डिपेंड ऑन माय अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। Okay, so if they give you the ultrasound report, which comes out to be a complex cyst, ask for the details of the cyst. अल्ट्रासाउंड कैसे मांगना है, आपने मांगना है साइज ऑफ द यूट्रस, एंटीवर्टेड, रिट्रोवर्टेड, एंडोमेट्रियल थिकनेस, रेगुलरिटी ऑफ एंडोमेट्रियम, ब्लड फ्लो ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल echo texture, मायोमेट्रियल पैथोलॉजी, और फिर adnexal masses if there is an ovarian cyst, I would like to know the unilateral or bilateral cyst. Then, if it is, then the capsule, if it's intact or not, thickness of the capsule, blood flow of the capsule. Blood flow का मतलब ही Doppler है, right? So blood flow of the capsule, if it is a complex cyst, if it's multiloculated, septi, thickness of the septi, or any debris inside the cyst, right? और उसके बाद any fluid in the abdomen or any fluid in the pelvis, right? Or any other pathology in the pelvis. तो इस तरीके से आपने मांगना है, इससे आपका कोई एम रूल मिस नहीं होगा। ठीक है, तो आपने इसको इसी तरह ही बोलना है। अच्छा, सो अल्ट्रासाउंड, फॉर एग्जांपल दे हैव गिवन यू द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, यू आस्क फॉर द ट्यूमर मार्कर्स, मैंने आपको बता दिया ट्यूमर मार्कर्स किस में किस तरह से मांगने। मोस्टली वो ट्यूमर मार्कर्स नहीं देते, तो फिर आपने कहना है मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशंस डिपेंड ऑन द ट्यूमर मार्कर रिपोर्ट्स। अच्छा, ऐसे भी होता है कि कई दफा वो अल्ट्रासाउंड नहीं देते बट ट्यूमर मार्कर दे देते हैं। मतलब ये कि वो कहते हैं कि देयर वाज अ कॉम्प्लेक्सेस बट डिटेल्स आपको नहीं दे रहे, देन ऑफ कोर्स इफ देयर इज अ कॉम्प्लेक्सेस देन यू शुड आस्क फॉर द ट्यूमर मार्कर्स। ट्यूमर मार्कर्स आप में से एक आपको ज्यादा दे देते हैं, अगर एक भी ज्यादा दे दिया देन यू शुड गो डायरेक्टली टू द सीटी टू सी द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। और अगर सीटी स्कैन फॉर एग्जाम्पल वो ट्यूमर मार्कर सारे नॉर्मल देते हैं, दे डू नॉट गो फॉर द सीटी स्कैन एट ऑल। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल पेशेंट के अंदर टीबी के इनकाउंटर की हिस्ट्री होती, या उसके अपनी कोई टीबी की हिस्ट्री होती, पहले रह चुके पल्मोनरी टीबी या कुछ ऐसा, या कोई घर में किसी को टीबी है, तो फिर आपने इन्हीं इन्वेस्टिगेशंस में ट्यूबरक्लोसिस की इन्वेस्टिगेशंस भी ऐड कर लेंगे, जिसके अंदर आपका कौन से टेस्ट होंगे कौन बताएगा। अच्छा, इसके अंदर एक और सस्पेशन भी आती है, जब वो आपको सीबीसी देंगे और वेरी हाई टीएलसी दें और इस तरह की कॉम्प्लेक्स सिस्ट आ रही है, तो भी आप ट्यूबरक्लोसिस के टेस्ट मांग सकते हो, जिसके अंदर आपका मोंटोस टेस्ट सबसे ज्यादा स्पेसिफिक है, विच हैज गॉट हाई सेंसिटिविटी फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। मैडम मैं बताऊं टेस्ट इन्वेस्टिगेशन टीबी की? कहाँ, कौन बोल रहा है जी, बताएं। मैडम जीन एक्सपर्ट पीसीआर करवाएंगे और एक्सरे चेस्ट पीएवीओ करवाएंगे और वेरी गुड, ईएसआर वेरी करवाएंगे। गुड। और अगर एक्टिव टीबी है तो खांसी है तो उसका म्यूकस जो होता है थ्रोट से लेके, वो भी करते हैं ना चेक।
Sputum for AFB, acid fast bacillus. बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाले टेस्ट होंगे। टीबी की तो हम एक अलग पूरी क्लास रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्लास है वो। वैसे मेरा ख्याल टीबी पे बड़े लेक्चर्स हैं पहले ही, लेकिन आई थिंक कि टीबी की हम क्लास जो है ना वो रख लेंगे। सो गुड। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आई होप कि अब इन्वेस्टिगेशंस कुछ क्लियर हो गई हैं आप लोगों को। व्हाट डू यू से? जी यस मैडम। मैडम, अब क्लियर हो गई हैं मैडम। आपने बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन बताई है सिस्ट की। हालांकि यही चीजें हमारे ठीक है, माइंड तो में आपने प्लीज, माइंड में होती हैं एक्चुअली, लेकिन सिस्टमेटिकली बोला और वहां पर इतनी टेंशन पड़ जाती है। ट्यूमर मार्कर्स दिए नहीं है, कैंडिडेट सीटी की बातें कर रहे हैं। और उसके अलावा ये कि फिर अच्छा, एमआरआई कब कराते हैं ओवेरियन सिस्ट में? मैडम अगर सिस्ट के ना अगर फीचर ना बताए हुए हो तो फीचर वेरी को गुड। देखने के लिए। अगर एग्जामिनर आपको किसी सूरत क्लैरिटी नहीं दे रहे फॉर द फीचर्स ऑफ द सिस्ट, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड दैट योर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट इज नॉट कमिंग आउट टू बी कंप्लीट इन एनी केस, यू आर नॉट क्लियर कि ये कॉम्प्लेक्स सिस्ट है भी या नहीं, देन यू कैन आस्क फॉर एमआरआई जस्ट टू सी द फीचर्स ऑफ द सिस्ट। सीटी एब्डोमेन पेल्विस कराया जाता है स्प्रेड ऑफ द डिजीज ऑन सर्फेसेस ऑफ ऑर्गन्स देखने के लिए। एमआरआई ऑर्गन के अंदर तक जाकर देखता है। एमआरआई आपको उसके फीचर्स डिटेल में बताएगा कि उसके सेप्टी की थिकनेस कितनी है, उसके डेबरी क्या है, उसका वो सारा कुछ। ठीक है, गुड। तो इसकी क्लैरिटी हो कि आपने किस में कब क्या कराना है। ठीक है, तो जी। सो मैडम दिस एक और पेशेंट हैज गॉट। मैडम एक और क्वेश्चन, जब एग्जामिनर हमें कहते हैं कि और क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगी, और तो फिर उस पे क्या, जैसे अब मुझे था कि मैंने कंप्लीट कर चुकी आई एम हूँ डन विद अपनी। इन्वेस्टिगेशंस। ये जो सारे आपके ख्याल से फिर डन विद इन्वेस्टिगेशन, तो एग्जामिनर खुद भी और नहीं करेगा। जब जब रह जाए तो ही जी। और कहते हैं। ठीक है। ओके। इसमें जी। ये बहस जरूर होगी कि वो कहेंगे कि आपने सीटी क्यों कराया और CA 1 to 5 एक्स्ट्रा का है, तो उसमें आप फिर यही कहोगे कि आई वांट टू बी प्रिपेयर्ड प्री ऑपरेटिवली बिकॉज आई डोंट नो कि इंट्रा ऑपरेटिवली जाकर सीए निकला है। तो आई शुड नो स्प्रेड ऑफ द डिजीज, सो आई शुड नो माई सेल्फ एंड आई शुड टेल द कैंडिडेट द अटेंडेंट्स ऑल्सो कि आप किस एक्सटेंट तक सर्जरी करने जा रहे हो। जी मैडम। ठीक है। सो जी, अब हम जी। आसिया से इसकी मैनेजमेंट कर लेते हैं। जी आसिया। जी मैडम। Madam, I will counsel my patient that she is having most probably the ovarian pathology, which could be the benign pathology of the ovaries, and this is a treatable condition. I will involve multidisciplinary team in her management, our senior gynecologist, and our oncology team, and our hematologist, and psychologist. Then first I will complete all my missing labs, my missing investigations, and the work of my patient. And as my patient is also having the fertility desire, I will simultaneously involve the husband also in the counseling and complete her fertility workup. Then I will fertility workup. As patient is young and the cyst is 5 centimeter, 4 to 5 centimeter, and the patient is having the fertility desire. After reviewing the hormonal profile of the patient and the hysterosalpingogram report, if the tubes are patent and her hormonal profile is within the normal limit and the husband semen analysis is normal, and the patient is not having any complaint of pain in the cyst, and her main concern is her fertility, then we can opt for the ovulation induction in this patient. And with आपकी this, आवाज बंद हो गई आसिया। Madam, we can give with this cyst if she is not having any pain complaints and her main concern is her fertility and the husband's semen analysis is normal and her tubes are patent, then we can give ovulation induction to this patient empirically for first 3 to 6 months. With the tablet letrozole 2.5 mg to see if there is adequate follicular response of our ovulation induction. And if the mature follicle is seen with a cyst,
So then we can give the injection SCG also on the day 12 after follicular tracking, and advise the couple to have the regular intercourse during these period fertile days from day 9 to day 14, and then follow for the serum progesterone, and the serum progesterone and the follow up the patient for the serum progesterone level. But if the our patients is our patients has pain in the cyst, her complaint is of pain in the cyst, then we can go for अच्छा, the 1 minute आसिया. What will tell you that this cyst is not malignant? मतलब at what level of CA125 you will decide that this is Madam, endometriosis or not? as a general rule, madam, if agar hum if we calculate the RMI in this patient also, then it comes to be 5 to 5. That's the CA 1 to 5 level that's given, because her menopausal status is 1, and there is only one feature that is the complex cyst. So for ultrasound features, that score will be 1 and RMI will be 5 to 5. So the RMI suggests it to be over the malignant side. And according to the BNM rule also, it's most probably in suspicion of the malignant side. Yeah, madam, benign side पे तो नहीं मैं इसको. It is in suspicion of malignant side. Yes, तो madam, आप तो ovulation inductions दे रहे हो इसको. मैडम मैं इसको फर्स्ट डायग्नोसिस एंडोमेट्रियोसिस रख रही हूँ, मैलिग्नेंसी नहीं रख रही. मैडम आपने तो क्वेश्चन पूछा what तो if बता रही. मैं आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं बता रही हूँ कि अगर बिनाइन तो मैलिग्नेंट. क्वेश्चन के आंसर में तो आपने कहा कि ज्यादा malignancy की तरफ स्कोरिंग आ रही है. ज्यादा टॉप पे ये एंडोमेट्रियोटिक की तो साइड पे why आ रही. are you not managing her? मैडम रिस्क ऑफ malignancy इंडेक्स आपने कहा 525 है. मैडम अगर मैडम मैंने कहीं पे पढ़ा था, ये पता नहीं किसी के लेक्चर में सुना था, कि अगर पेशेंट की फर्टिलिटी डिजायर होती है और वो नलीपेरस होती है, और अगर सिर्फ 5 सेंटीमीटर से कम है और उसमें कोई सिम्टम नहीं है, तो हम उसको ओवुलेशन इंडक्शन दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो कंसीव कर जाती है तो ये सिस्ट जो होती हैं वो रिग्रेस कर जाती हैं विद द If a कंसेप्शन, patient comes जो to you with एंडोमेट्रियोटिक. the diagnosis of CA and she is having subfertility, you would like to treat subfertility first or you would like to treat CA? Madam, if the diagnosis is confirmed CA, then we have to treat the CA first. और मैडम उसमें फिर हम इसको So if the diagnosis is not confirmed, so you will let her go like this, whether she comes with the widespread disease in 3 months. Because the diagnosis was not confirmed. You just thought कि it's not CA. So you kept on treating her in another line और वो आपने कंफर्म नहीं किया डायग्नोसिस और आप उसको एक और लाइन पे ट्रीट करते रहोगे. मैडम MRI करवाएंगे फिर कंफर्मेशन के लिए पहले. MRI क्या कंफर्म करेगा? हाउ डज MRI कंफर्म दैट इट्स malignant और नॉट? मैडम उसके असेस के जो फर्दर फीचर्स हैं वो एलेबरेट होंगे, और या फिर हम इससे ज्यादा और क्या फीचर्स हैं? हर फीचर अल्ट्रासाउंड पे आपको बताया. मतलब द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट इज कंप्लीट इन फ्रंट ऑफ यू, शोइंग द थिकनेस ऑफ द सेप्टी. If you do not have it, you ask for it, and obviously you can see it on ultrasound. There is no point you're getting an MRI done. So MRI पे भी वही रिपोर्ट आ गई जो ये मैडम अल्ट्रासाउंड थिकनेस. स्कोरिंग मैडम आई आप थी. मुझे इसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बता दें. मैडम आप मुझे इसकी अल्ट्रासाउंड सिस्ट की बता तो रिपोर्ट दी. अदर. मैडम आपने कॉम्प्लेक्स का है ना मैडम, प्रेजेंस ऑफ सेप्टेशंस और इंटरनल इकोस ये सारे पॉजिटिव हैं. हाँ पॉजिटिव है. तो मैडम ये क्लियर दिस इज अ मैलिग्नेंट पैथोलॉजी ऑफ द ओवरी. Then why is it मैलिग्नेंट. not endometriosis, Asiya? मैडम मैं अब इसको अब मतलब अगर मैडम इसमें इंटरनल इकोज हैं, इसमें सेप्टेशंस हैं, थिक सेप्टेशंस हैं, तो मैडम दिस इज तो वो मोर तो लाइकली. endometriosis में भी आती है. You are saying it's malignant. I am now saying it's endometriosis. Now, how are you going to treat her? Madam, I am confused. I cannot. Confused. I cannot clearly differentiate between these two cysts. As you said कि अगर internal echoes और septations आ रही हैं और CA125 इस level तक देखो, बढ़ा दो गए. तीन बातें. हादिया की भी बात सुनते हैं. एक बात आसिया ये कि बड़ी क्लैरिटी से बात करनी है. ये बात नहीं करनी कि मैंने कहीं पे पढ़ा था या कहीं पे सुना था कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट है और पेन नहीं है तो फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स एंड जस्ट ट्रीट द फर्टिलिटी. आपने सिर्फ एविडेंस बेस्ड बात करनी है सारी जिंदगी. मैं एग्जाम की बात नहीं कर रही. प्लीज
मतलब यू शुड नो कि आप किस चीज की बात कर रहे हो. इट्स अ cyst in a young girl in a reproductive age group, right? It's not cyst in adolescence, it's not cyst in near or post menopause. It's a cyst in a reproductive age group lady, right? और हमारे पास सारा एविडेंस मौजूद है, हमारे पास गाइडलाइंस भी है, हमारे पास ऑन्कोलॉजी का एविडेंस, हर चीज मौजूद है. यू हैव टू टॉक अकॉर्डिंग टू द एविडेंस, नेवर टू आप यहाँ पर कोई आई एम सॉरी लेकिन कोई वो नहीं बन रहे, कोई हकीम वगैरह नहीं बन रहे हो ना आप यहाँ पर कोई हवाओं में एक्सपीरियंस पे हम बातें करने बैठे हैं. वी हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ एविडेंस के आपने क्या करना है, ठीक है. और दूसरी चीज ये कि सबसे पहले तो आपने अपने पेशेंट को बताना है कि उसको है क्या. You have done history, examination, investigation. The first line that you say for the management is that I will counsel my patient and her attendants that she is having this condition, most probably this. It's benign or malignant, and it's treatable or not treatable. And for that, what you need to do further, right? उधर आप एंडोमेट्रियोसिस ट्रीट कर रहे हो, उधर आप मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में इतने खतरनाक लोग अपने साथ ऐड कर रहे हो, उसके साथ आप आगे जाकर ओव्यूलेशन इंडक्शन, यानी कि आपने ऑन्कोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड लिया हुआ है, उसको लेके बस बिठा दिया है, लेकिन अगले 3 महीने ओव्यूलेशन इंडक्शन दे रहे हो. मतलब दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर एवर इन द वर्ल्ड. मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आया आप किस तरफ जा रहे हो, ठीक है. इस तरीके से नहीं मैडम करना. मैडम मैंने दोनों मैनेजमेंट को मिक्स कर दिया, मतलब मेरे माइंड में था कि ये मैं हाउ यस कैन मैडम यू डू दैट मैडम in a मैंने वो patient? Imagine a मैडम आई एम patient is कंफ्यूज sitting in front of मैडम you. You should मैडम not. बताती हूँ. मैडम आई एम कंफ्यूज कोई अबाउट द बात नहीं. डायग्नोसिस. कंफ्यूजन यही होती है, इसीलिए तो हम ये बात कर रहे हैं. हादिया ने शायद कुछ कहना था, पहले कह लें उसके बाद मैं आगे चलती हूँ. मैडम मुझे यही कहना था जो आपने कह दिया कि हम इस पेशेंट को बिफोर प्रोसीडिंग सबसे पहले काउंसल करेंगे अबाउट द डायग्नोसिस दैट इट इज गोइंग टू बी द फाइनल डायग्नोसिस ऑन हिस्टोपैथोलॉजी एंड वी विल एक्सप्लेन द possibility that it could be an endometriotic cyst, but still since she has a fertility desire, we ensure that we have the facility of the frozen section analysis available while we are operating the patient. And if and we all be also telling the patient about the need of removal of the cyst or doing the salpingo-oophorectomy. And by वेरी that गुड. means हम उसको explain करेंगे about the आपने ovarian बहुत अच्छा reserve. बोला. मैं इसको इस तरीके से बोलूंगी कि क्योंकि मेरा तो डायग्नोसिस है ज्यादा एंडोमेट्रियोसिस की तरफ. मतलब आसिया का दिमाग तो ठीक चल रहा था, बट वो बिकॉज ऑफ बिकॉज शी वाज अ लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट प्रोबेबली इस चीज को कहने के लिए. सो उसने सोचा आसिया ने कि मैं दोनों ही डायग्नोसिस लेके चलूं. हालांकि शी वाज करेक्ट. सो क्योंकि मेरा डायग्नोसिस ज्यादा एंडोमेट्रियोसिस की तरफ है, तो मैं अपने पेशेंट को भी इसी तरह ही बोलूंगी काउंसलिंग में. मैं इस तरीके से इस चीज को कहूंगी. हादिया ने भी बिल्कुल ठीक वैसे बोला है, लेकिन मेरा ये ख्याल है अगर इस तरीके से बात करें कि I would like to counsel my patient that she is having a complex cyst on ultrasound, which after history examination investigation seems to be endometriosis, which is a benign condition and a treatable condition. However, ultimate or 100% diagnosis will be made after the histopathology report. But considering CA1 to 5 and the features and everything, it seems to be endometriosis, which is also related to subfertility. So to confirm this, I would like to do the surgical removal of the cyst, right? And also at the same time, I would like to see the tubal patency and check for the subfertility. और उसके बाद फिर आप करोगे कि उसकी प्रिपरेशन कैसे करोगे. इफ यू वांट टू इन्वॉल्व एनेस्थेटिस्ट और अपनी मल्टीडिसिप्लिनरी टीम करना चाह रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपने कहा कि बायोप्सी पे पता चलेगा अल्टीमेट डायग्नोसिस, which means that before procedure I will have a sitting with my patient and her attendants and would like to tell them that intraoperative finding is very important. If intraoperatively there is any suspicion that it's not endometriosis and it's a complex cyst, then I would like to arrange frozen section in my hospital, or I will send the biopsy report, the frozen section to the lab for the frozen section report. And if it comes out to be malignant, then again after staging I will decide कि उस वक्त मैंने there and then क्या करना है. And if I don't have the facility of frozen section, then I will do the excision of that side. अगर तो आप cyst intact निकाल सकते हो तो cyst निकाल देंगे, वरना उस साइड की oophorectomy करेंगे. And then I will check for the biopsy, and if biopsy comes out to be malignant, then definitely अगर clearance surgery is the treatment, then I would like to take her back to the operation theater and do the clearance surgery. लेकिन अब इसकी सर्जरी कैसे करनी है, सर्जरी के स्टेप्स कौन बताए?
मैडम प्री यहाँ पे ऑपरेटिव मुझे प्रिपरेशन और मैडम यहाँ पे इंट्राऑपरेटिव। मुझे जी मैडम आसिया। एक पॉइंट क्लियर कर दीजिए कि इसको हम लेप्रोस्कोपिक रिमूवल करेंगे ना सिस्ट का भी इस यही स्टेज पे। सर्जरी की ही और तो बात करने लगे हैं। जी सर्जरी की मैडम। प्री ऑपरेटिव और इंट्रा स्टेप्स बता दें। मैडम बिफोर वी गो टू दैट प्लीज मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि नॉर्मली जब हमारे पास पेशेंट आता है और हम किसी भी सिस्ट को जब एंडोमेट्रियोटिक या हेमरेजिक सिस्ट कंसिडर करते हैं और वर्सेस अ कॉम्प्लेक्स सिस्ट विच इज गोइंग टू बी अ मेलिग्नेंट वन आइदर बॉर्डर लाइन और जर्म लाइन ट्यूमर, उसमें क्या फीचर हमें मतलब इंडिकेट कर सकते हैं? ऑब्वियसली एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के तो फीचर्स बड़े मतलब कॉमनली हम देख रहे होते हैं, तो वो भी हम उस पे एमआरआई पे देखो मैं उसको हम आपको डिफरेंशिएट बताती कर हूँ, सकते ये हैं? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नो, एमआरआई नहीं कराना आपने, एमआरआई बिल्कुल नहीं कराना ओवेरियन मैसेज में। अल्ट्रासाउंड इज अ वेरी गुड मोडालिटी, सब कुछ बता देता है। देन यू हैव द ट्यूमर मार्कर्स। हेमरेजिक सिस्ट में आपके ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल होते हैं, ठीक है, तो बात तो वही खत्म हो गई। इफ ट्यूमर मार्कर्स आर नॉर्मल इट मींस दैट इट्स अ सिंपल सिस्ट, राइट। अच्छा, उसके बाद अब अगली चीज आ गई, अगर ट्यूमर मार्कर्स ज्यादा है। एक पेशेंट जो सब फर्टिलिटी के साथ है, ट्यूमर मार्कर्स CA1 to 5 इज इन 500, राइट। इट्स नॉट इन थाउजेंड्स। अगर यही 1000 से ऊपर होता, हालांकि एंडोमेट्रियोसिस में भी 1000 से ऊपर हो सकता है, बट वो रेयरली होता है। अगर ये ट्यूमर मार्कर 1000 से ऊपर होता तो मेरा सस्पिशन ज्यादा चला जाता मेलिग्नेंसी की तरफ, फिर मैं तैयारी ज्यादा मेलिग्नेंसी की, फिर मैं बात ये करती कि बिकॉज ट्यूमर मार्कर इज सो हाई तो इट सीम्स लाइक इट इज मेलिग्नेंट, और फिर मैं उसको उसके हिसाब से सर्जरी बताती। बट एज ट्यूमर मार्कर इज इन 500 and she's a case of subfertility and she's so young, which means that it is the diagnosis is going more towards endometriosis. उसके अलावा आपने बात क्या की और किससे फीचर आपने डिफरेंशिएट करना है? जैसे अल्ट्रासाउंड पे हम उसको कोई डिस्टिंक्टिव फीचर हाँ, हैं जैसे आपने कहा? अल्ट्रासाउंड। जी, अल्ट्रासाउंड के ऊपर देखो ना, जो तो होता है ना कॉम्प्लेक्स मैस जो मेलिग्नेंसी वाला है, उसके अंदर आपको ब्लड सप्लाई डॉपलर पे मिलती है, और आपको सेप्टी की थिकनेस ज्यादा मिलती है, और वो ठीक ठाक कॉम्प्लेक्स होता है। जो एंडोमेट्रियोटिक होता है उसके अंदर अगर कोई अच्छा सोनोलॉजिस्ट है वो तो वो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस की बात कर देते हैं, और वो काफी हद तक आपको बता देते हैं दिस इज एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। लेकिन अगेन उस पे हमने फिर भी नहीं रिलाय करना, मैनेजमेंट हमारी वही रहेगी। अगर आपको ये पूरा का पूरा सिनेरियो जाता हुआ लग रहा है मोर टुवर्ड्स एंडोमेट्रियोसिस, कंसिडरिंग एज, कंसिडरिंग फर्टिलिटी हिस्ट्री, एंड कंसिडरिंग हर अदरवाइज हिस्ट्री ऑल्सो, कुछ लोगों को बड़े टिपिकल डिस्मेनोरिया होता है जो एंडोमेट्रियोसिस में होता है, और उसके अलावा उसकी जो है क्या कहते हैं ट्यूमर मार्कर की रिपोर्ट, उसके हिसाब से अगर ज्यादा एंडोमेट्रियोसिस लग रहा है तो आपने पहले यही बात करनी है कि ये एंडोमेट्रियोसिस, बट अल्टीमेट डायग्नोसिस विल बी मेड ऑन हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट, और फिर आपने आगे बात शुरू करनी है। अगर आपका ज्यादा डायग्नोसिस गोइंग मोर टुवर्ड्स मेलिग्नेंसी, जैसे कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर आ जाता है ट्यूमर मार्कर बहुत हाई है, सीटी स्कैन के ऊपर कुछ स्प्रेड है या नहीं भी है, लेकिन ट्यूमर मार्कर बहुत ज्यादा हाई आ गया है, तो फिर ऑफ कोर्स आप उसको मेलिग्नेंसी की काउंसलिंग लेके चलोगे, ठीक है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। क्योंकि ग्राउंड क्लास अपेयरेंस भी वेरी फ्रैंकली मुझे ऐसा लगता है 10% ये सोनोलॉजिस्ट लिख के भेजते हैं, मोस्टली कॉम्प्लेक्स ही लिख के भेज देते हैं। तो हम इसलिए सिर्फ अल्ट्रासाउंड के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे होते हर चीज के लिए। और बाकी अच्छा चलो गुड। अब ये कौन बताएगा मुझे प्री ऑप और इंट्रा ऑप के करेंगे सर्जरी के स्टेप्स क्या होंगे? हाँ दिया, आप ही बता दो। यू यू गेव अ गुड आंसर, मतलब अच्छी अप्रोच थी। जी। जी मैडम। Madam, for the pre-op preparation after the counseling and addressing the comorbidities, if there is any, I will take informed written consent. I will provide written information about the procedure and its anticipated complication. I will take the anesthesia fitness and will prepare my patient for the laparoscopic cystectomy, or and if there is need, I will be doing all the steps of the staging laparotomy. So in the staging laparotomy, or I will open the patient in from the midline incision, and then I will inspect पहले whole of आपने the abdomen. लेप्रोस्कोपी की, सॉरी पहले आपने क्या किया, पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में ले जाके? Madam, I will proceed with the शुरू से laparoscopic बताओ, approach. थिएटर में जी जी गया, मैडम। पोजीशन क्या होगी, एनेस्थीसिया। अब देखो ना, ओके सवाल मैडम, ही आपसे ओके सिर्फ सर्जरी का हुआ है, विच मीन्स के ओके हर हर ओके, चीज रिक्वायर्ड है, ब्लड चीज बताइए। अरेंजमेंट की नहीं की, एनेस्थीसिया क्या ओके हुआ उसकी आफ्टर द सब।
Okay, madam. After the anesthesia, fitness, and arrangement of the blood and reviewing the consent, I will prepare my patient following WHO safety checklist. I will shift the patient in the theater, and after the induction of the anesthesia, patient made supine on the OT table, and after following the aseptic measures and antibiotic given, I will be proceeding with the laparoscopy for the visualization of the abdomen, and I will ensure that all the expertise are available, in which we can examine whole of the abdomen by the laparoscopy, and if there is and then we will proceed toward the cystectomy of the complex mass, and if there is any need we will take the ascitic. If there is any suspicion, we will be following the steps of staging laparotomy, steps, which includes taking the ascitic fluid, and if there is not there, then we can take the saline sampling, and if any suspicious area, I will be taking biopsies from those areas, and specifically the infracolic area and from the paracolic gutters and under surface of the diaphragm. And with that, I will be sending all these samples with labeling in the separate jars for its histopathology report. And I will complete the procedure and ship the patient to the recovery following the WHO safety checklist sign out, and I'll ensure the enhanced recovery program and will provide good analgesia and antibiotic cover to my patient, and will call my patient on follow-up with the histopathology report. अच्छा देखो, बात ये है कि ये जो हम आज सिनेरियो कर रहे हैं उसमें हमने ज्यादा नंबर 1 पे डीडी अपना रखा है एंडोमेट्रियोसिस, नंबर 2 पे जी जब शॉर्टलिस्ट हो गया डीडी तो मेलिग्नेंसी, तो आपने प्रोसीजर सारा मेलिग्नेंसी का बता दिया। इस तरह नहीं मैडम करना, मैंने जी ठीक है? नो डाउट योर अप्रोच व्हेन यू आर स्टार्टिंग द प्रोसीजर, फर्स्ट लुक तक इंट्राऑपरेटिव फर्स्ट लुक तक मेलिग्नेंसी ही लेके चलना है। उसकी वजह जी ये होती है कि हम कोई स्टेप ना मिस कर जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्रेफरेबली डूइंग laparoscopic surgery which you should be doing, but again there in some setups, if you don't have the facility or you don't do laparoscopy in your departments, तो आप लेप्रोटमी भी कर रहे हो उसका भी तरीका बताती हूँ। सो इफ यू आर डूइंग laparoscopy एट द फर्स्ट प्लेस, तो हमारी फर्स्ट अप्रोच वही होती है जो किसी भी मेलिग्नेंट पेशेंट की लेप्रोस्कोपी में होता है, बिकॉज अब तो लेप्रोस्कोपिकली ही मेलिग्नेंट मैसेज भी निकलते हैं और लेप्रोस्कोपिकली ही जी डिबल्किंग्स होती है, लेप्रोस्कोपिकली ही इंफ्राकोलेगोमेंटेक्टमियां होती हैं और लेप्रोस्कोपिकली लिम्फेडेनेक्टमीज होती है। सो द मैडम, थिंग अगर मैं इज किसी कि और मेंटोर को प्रेजेंट कर रही होती तो मैं शायद लेप्रोस्कोपिक अप्रोच की बात ना करती, सिंस आई न्यू कि मैं आपको बता रही हूँ, तो आई थॉट कि आप भी उसको लेप्रोस्कोपी से ही प्रोसीड करेंगी। देखो, अगर असूलन पूछा जाए तो होना तो अब लेप्रोस्कोपिकली ही चाहिए ना। तो बहरहाल इफ यू आर सेइंग फॉर एग्जांपल लेप्रोस्कोपिकली, तो लेप्रोस्कोपिकली कैसे स्टार्ट करेंगे? लेप्रोस्कोपिकली आप स्टार्ट करोगे कि पेशेंट इज इन लिथोटमी पोजीशन, राइट? एंड आफ्टर एनेस्थीसिया एंड ऑल एंड यू पुट इन द पोर्ट। अब जब आपने पोर्ट डाला ना, तो सबसे पहले आपने इंस्पेक्शन बड़ी डिटेल में बोलनी होती है। इंस्पेक्शन में आप ये बोलोगे कि आई वुड लाइक टू सी द मैस इटसेल्फ, यूट्रस, पेल्विक ऑर्गन्स, और फिर आप मैथ्स को उसी तरह सारा एक्सप्लेन करोगे जैसे मैंने अल्ट्रासाउंड पे बोला कि इट्स यूनिलैटरल और बायलैटरल, उसका साइज क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, उसका कैप्सूल इंटैक्ट है या नहीं है, और उसकी अपेरेंट ब्लड सप्लाई क्या है, और any fluid in the pelvis or abdomen. And if you think that this seems like a complex mass, then you would like to see the surface of momentum and gut, और वो जो सारी बातें अभी बोली, हादियानिक, इंफ्राकॉलिक और वो सारा पीछे जो लिवर के ऊपर अंडर सर्फेस ऑफ डायफ्राम पे हम एक दफा देखेंगे टू स्प्रेड सी द स्प्रेड ऑफ द डिसीज। इफ यू थिंक इट इज मेलिग्नेंट तो फिर तो अब स्टोरी और है, लेकिन क्योंकि हमारा सस्पिशन ज्यादा एंडोमेट्रियोसिस की तरफ था, तो पोर्ट डालते ही हमें एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस बन जाता है। आपको हर तरफ स्प्रेड ऑफ द डिजीज नजर आती है, एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स, जैसे पाउडर बर्न कहते हैं। लेकिन फिर भी बिफोर यू गो फॉर द एक्सिजन और यू मेक द फाइनल डायग्नोसिस आफ्टर सीइंग द चॉकलेट मटेरियल एंड ऑल, बेहतर होता है कि आप सैंपलिंग कर लो। आपने पेरिटोनियल वॉशिंग ले लो या फिर एसाइटिक फ्लूइड है तो वो ले लो। ऑफ कोर्स पेरिटोनियल वॉशिंग ही होगी, इसमें तो कोई इस तरह से साइटिक फ्लूइड ना स्कैन पे था और ना कुछ था।
तो पेरिटोनियल वॉशिंग ले लेनी है और आपने इंस्पेक्शन इसी तरीके से बोलनी है। और आपने कहना है कि बिकॉज इट सीम्स लाइक एंडोमेट्रियोसिस, क्योंकि पाउडर बर्न सारे आपको स्पॉट्स नजर आ रहे हैं यूट्रोसेक्रोल लिगामेंट्स में और वो सारा कुछ, तो फिर आप उसमें बाकी के पोर्ट्स डालोगे। यू विल फर्स्ट डू द डाई टेस्ट टू सी द ट्यूब्स एंड पेटेंसी ऑफ द ट्यूब्स, और फिर उसके बाद आप उसकी एग्जाम में अपना केस बड़ा आसान रखना है। आपने आराम से कहना है कि यूनिलैटरल सिस्ट थी, कोई खास सिटेशंस नहीं थी, ट्यूब्स उसकी पेटेंट थी, मैंने सिस्टेक्टमी कर दी, सैंपल सेंड फॉर हिस्टोपैथोलॉजी, और फिर पोस्ट ऑपरेटिवली बाद में जाके जो भी केयर करके उसके बाद आपने सब फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट बोल देनी है। हाउएवर अगर एग्जामिनर आपको कहते हैं कि पोर्ट आपने डाला, बायोप्सी सॉरी पोर्ट डाला, पेरिटोनियल वॉशिंग्स और आपने वो सारा कुछ ले लिया, एंड देन यू सी दैट देयर इज अ सस्पिशियस मैस, इट्स नॉट एंडोमेट्रियोसिस, जबकि वो एक मैस है, देन व्हाट विल यू डू? देन यू फर्स्ट गो आउटसाइड, यू टॉक टू द अटेंडेंट्स, यू टेल देम कि ये हो गया, इट सीम्स लाइक दैट इट्स malignant. However, for further, diagnosis, I have frozen section की facility available in my hospital. तो या तो मैं इसका सिस्टेक्टमी करूंगी या जो भी बायोप्सी लेके, आई वुड लाइक टू कीपिंग द ऑब्वियसली सिस्ट इंटैक्ट, उसमें फिर आप एंडोबैग के अंदर करते हो, तो then I would like to send it for to the lab for histopathology, and if the biopsy report comes out to be malignant, तो जाहिर है if it's intact, तो considering stage 1A1, always remember एग्जाम में कोशिश करो कि एग्जामिनर से बैठ के पूछने के बजाय या उसके जवाब के इंतजार करने के बजाय खुद ही से अपनी मेलिग्नेंसी की स्टेज मिनिमल रखनी है, हर चीज को मिनिमल रखना है ताकि आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए बाय द एंड ऑफ योर वाइवा। तो आपने खुद ही कह देना है कि स्टेज 1A1 की डिजीज की स्प्रेड है, क्योंकि मैंने ये सारा इंस्पेक्शन में देखा था, उसके यूनिलैटरल है या बायलैटरल है, कैप्सूल इंटैक्ट है और वो सारा कुछ। तो मैंने इसका इस साइड की आई वुड लाइक टू डू फ्रेक्टमी, राइट, ताकि सारा कुछ इंटैक्ट ही रहे, और सेल्पिंगोफ्रेक्टमी ऑफ दैट साइड इन पर्टिकुलर, और दूसरी साइड की ओवरी के साथ मतलब ऑब्वियसली फिर मैं उसको कंसीव कराने का कर लूंगी आगे जाके। एंड वंस हर फैमिली इज कंप्लीट, आई वुड लाइक टू काउंसिल हर दैट शी शुड गेट द क्लियरेंस सर्जरी डन बाय दैट टाइम, बाय द एंड के हो जाए जब सारा उसकी फर्टिलिटी की विशेष पूरी। तो इस तरीके से, एंड इफ यू आर डूइंग द सेम पेशेंट इन लेप्रोटमी की तरह से, तो क्या करेंगे, वो कौन बोलेगा? मैडम मुझे इसमें एक बात पूछनी है, लेप्रोस्कोपी जो भी जी हमने की है, कि जब हमने लेप्रोस्कोपी की है तो इसमें जो है वो जो है अगर जैसे हादिया ने जब बताया तो उसमें हादिया ने कहा कि जो है वो असाइटिक फ्लूइड लेंगे, ये सब करेंगे, तो आपने कहा कि हम सिर्फ उसको इंस्पेक्ट करेंगे, अगर जो है तो अगर असाइटिक फ्लूइड नहीं है, हमने इंस्पेक्ट किया, तो हम पेरिटोनियल वॉशिंग्स लेंगे और दूसरी कॉन्ट्रालेटरल लेंगे। ओवरी लेंगे, और मैडम जो कॉन्ट्रालेटरल ओवरी कौन? है उसकी बायोप्सी लेंगे? नहीं, अब नहीं नहीं। लेते कॉन्ट्रालेटरल ओवरी की बायोप्सी, ठीक है ना। ओ, अब आपने सी ओवरी को देखना है, और दूसरी चीज ये कि इस पेशेंट में मैंने सी पेरिटोनियल वॉशिंग की बात की क्योंकि साइटिक फ्लूइड दिया नहीं हुआ था स्कैन पे, बट ऑफ कोर्स अगर आपको इंट्राऑपरेटिवली मिल गया तो आप साइटिक फ्लूइड ले लो, ठीक है। ठीक है। मैडम बट एग्जाम में इंस्पेक्शन नॉर्मली बड़ी हमारे डिटेल में पास बोलनी है। मैडम जी लेकिन मैडम इसका मतलब ये हुआ ना कि जो है वो लेप्रोस्कोपी के और लेप्रोटमी के स्टेप्स वही होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अल्ट्रासाउंड एंड सीटी फाइंडिंग्स। लेप्रोटमी में इंसिजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं मैडम, ये नहीं मैं बोल रही, इंसिजन वाइज नहीं, मतलब जो हमें अंदर से देखना होता है और जो सैंपल्स लेने होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। हाँ, होता वो बाकी सब कुछ वही होता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, इवन मैम इंस्पेक्शन भी वही होती है। और मैडम इसमें हम ट्यूबल पेटेंसी जब लेप्रोस्कोपी करेंगे तो साथ में हम ट्यूबल पेटेंसी साथ ही में कर लेंगे ना, उसी वक्त ही हम ट्यूबल पेटेंसी भी चेक कर लेंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। मैम आपने जी एक फैमिली कंप्लीट वाली बात एंड में की कि मैं सेल्पिंगोफ्रेक्टमी के बाद पेशेंट को हम काउंसिल करेंगे, तो वो फैमिली कंप्लीट वाली बात समझ नहीं आई। अगर वंस योर मेलिग्नेंसी है, फैमिली गेट्स कंप्लीट। अगर मेलिग्नेंसी है, यस मैम। विच मीन्स के आपको, आप बेशक एंडोमेट्रियोसिस सस्पेक्ट करके गए थे, बट ऑफ कोर्स आपने प्री ऑपरेटिवली पेशेंट को बताया है कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स मैस, तो हो सकता है कि इंट्रा ऑपरेटिवली इट डजंट कम आउट टू बी एंडोमेट्रियोसिस, इंस्टेड ये मेलिग्नेंट लुकिंग हो, और फिर मैं फ्रोजन सेक्शन कराऊंगी और सीए की रिपोर्ट आए एंड इफ इट इज स्टेज 1A1, तो आपने ऑफ कोर्स उस साइट की सेल्पिंगोफ्रेक्टमी कर दी, और यानी एक तरह से डिजीज तो निकाल दी, बट सीए तो आ गया था, और सीए की जो ट्रीटमेंट है वो हिस्टेक्टमी बीएसओ है इंफ्राकोलिकोमेंटेक्टमी के साथ, राइट। तो लेकिन बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी एंड एज ग्रुप ऑफ द पेशेंट,
हमने उस साइड की फ्रेक्टमी की है, दूसरी ओवरी अंदर रहने दी है, और अभी क्लियरेंस सर्जरी नहीं की, यानी हिस्टेक्टमी वगैरह नहीं की, इसलिए ताकि वो कंसीव कर ले। और जब उस वो कंसीव कर लेगी, यानी कि एक बच्चा पैदा किया और दो बच्चे, लाइक अगर उसने दो करने हैं तो शी हैज गिवन बर्थ टू टू चिल्ड्रन, वन आफ्टर द अदर, एक किया उसके बाद आपने दूसरा, 5 साल गुजर गए, इट्स बेटर टू टेक हर बैक टू द ऑपरेशन थिएटर एंड डू द क्लियरेंस सर्जरी, बिकॉज सीए की रिपोर्ट आई हुई है उसकी। ठीक है, यानी उसकी उसके बच्चे हो गए, अभी हमने फर्टिलिटी की वजह से उसकी क्लियरेंस नहीं की थी। समझ आ गई? जी। यस मैम, ठीक। ओके फाइन गुड। ठीक है, और अच्छा मुझे लेप्रोटमी का बताएं, कौन बताएगा स्टेप्स? मैं बताऊं मैडम लेप्रोटमी के? हाँ जी बताएं। I will counsel my patient that she is having the she is having the ovarian pathology, that is the endometriosis, and we will arrange for the exploratory laparotomy, staging laparotomy of the patient. We will arrange the multidisciplinary team, including the senior gynecological oncologist, general surgeon, oncology midwife, and radiologist. And before the procedure, I will prepare my patient for the staging laparotomy, take her consent, and review the anesthesia fitness, and arrange for the blood, review all her labs, follow the WHO surgical safety checklist, pre-operative, intraoperative, see whether there is any allergy or any specific see whether there is any history of allergy present or not. Then I will start my procedure. I will shift my patient to the theater with all the preparation, and scrub myself, clean and scrub myself, and clean and scrub my patient. And with all the prerequisites, I will start the procedure. Open the abdomen by the midline incision. Midline incision over the abdomen, and then enter the peritoneal cavity, and separate the rectus sheath and enter the peritoneal cavity. Then I will inspect the peritoneal cavity for the size of uterus, the size of the cyst, the condition of both the ovaries, both the tubes, the omentum, and inspect the whole of the peritoneum for any deposits, any fluid present, and inspect for the lymph nodes, the retroperitoneal lymph nodes, the periaortic lymph nodes. And then I will do as decided the TH total abdominal hysterectomy. मैडम इस स्पेसिफिक पेशेंट में तो हम सर्पिल वो उफ्रेक्टमी ही करेंगे ना, या मैं THBSO का हिसाब से बताऊं? अच्छा देखो मेरी बात सुनो, आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन देखो ये पेशेंट है जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स सिस्ट थी 4 into 5 centimeter की विद CA1 to 5 525, पेशेंट इज गोइंग मोर टुवर्ड्स एंडोमेट्रियोसिस। क्या आपके डिपार्टमेंट में जब ऐसा पेशेंट आए सब फर्टिलिटी का, जिसका डायग्नोसिस ज्यादा एंडोमेट्रियोसिस की तरफ जा रहा हो, तो आप उसको मिड लाइन खोलते हो? मैडम ये पेशेंट नहीं, इस पेशेंट में नहीं खोलेंगे, इसमें क्योंकि ये इसका फर्टिलिटी भी कंसर्न है और इसकी सिस्ट स्मॉल है, 5 सेंटीमीटर से कम है, तो इसको हम फेरेंशियल एब्डोमिनल इंसिजन से कर सकते हैं। तो हम इसी की बात कर रहे हैं, आपने तो मिड लाइन खोला था। सो द जी थिंग इज किस तरह नहीं है, देखो आप पहले ये देखो कि आपका डायग्नोसिस क्या जा रहा है, क्या मेलिग्नेंसी का डायग्नो, अगर तो हजारों में CA1 to 5 होता है या कोई और ट्यूमर मार्कर ज्यादा होता तो मिड लाइन जस्टिफाइड था। वो इस तरह से जस्टिफाइड था कि आप कहोगे कि मैंने सारी इंस्पेक्शन करनी, बिकॉज मैं तो कर ही मेलिग्नेंट पेशेंट के ऊपर सर्जरी रही। इस वक्त आपने नंबर 1 डायग्नोसिस रखा हुआ एंडोमेट्रियोसिस, तो आप उसी पे ही रहो। आप फेनेंस्टील ही खोलो, लोअर ट्रांसवर्स इंसिजन ही खोलोगे, लेकिन आपने कोई मेलिग्नेंसी का स्टेप मिस नहीं करना। आपने पेरिटोनियल वॉशिंग लेनी है, आपने पूरी इंस्पेक्शन करनी है। दूसरा ये कि जब आप एंडोमेट्रियोसिस की करने जा रहे हो तो इतनी लंबी चौड़ी जो आपने लिस्ट बोली, सर्जन और कॉलेजिस्ट और ये और वो, उन चक्रों में अभी ना पड़ो, बिकॉज मैं मतलब वही करें जो आप अपने डिपार्टमेंट में करते हो।
आप एंडोमेट्रियोसिस की जब सर्जरी डिपार्टमेंट में करते हो, तब आपके डिपार्टमेंट में तब ना ऑन्कोलॉजिस्ट को बुलाते हो, ना सर्जन को बुलाते हो, ना किसी और को बुलाते हो, ऐसे ही है ना? हाँ, लेकिन मैडम पहले से जो है वो सर्जी वालों को और यूरोलॉजी वालों ठीक को है, इन्फॉर्म जरूर कर देते हैं कि ऑन अगर कॉल रख लो। ठीक है, ऑन ऑन कॉल। कॉल रख लो। वो हमने मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जब बनाई थी शुरू में ही, बिकॉज इसके ट्यूमर मार्कर थोड़ा ज्यादा था, तब से वो ऑन कॉल थे। ठीक है। सर्जरी में आज जब आप दोबारा बुला रहे, मतलब कह रहे हो कि मैं अपने साथ रखूंगी, का मतलब ये है कि वो आपके साथ वॉशअप है। ठीक ठीक है। है मैडम। तो अगर आपका डायग्नोसिस इज गोइंग मोर टुवर्ड्स एंडोमेट्रियोसिस, तो आप अपनी उसी लाइन को लेकर चलो, क्योंकि अगर आप उसके साथ मेलिग्नेंसी को ओवरलैप करोगे तो फिर बड़ा कुछ और चेंज हो जाएगा, और वो बड़ी अजीबोगरीब लंबी चौड़ी चीजों में बढ़ जाएगी। सो आपने उसको लोअर ट्रांसवर्स में खोला, उसके बाद आपने उसका पेरिटोरियल वॉशिंग्स ली, उसके बाद आपने पूरी इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन में आपका ऑफ कोर्स ओवरीज आ जाती हैं, मैस है तो मैस की डिटेल्स, उसकी ट्यूब्स, उसकी यूट्रस, उसका पीओडी, वो सारा कुछ आ गया। अगर तो वो एंडोमेट्रियोसिस है तो पाउडर बर्न्स स्पॉट्स कहाँ कहाँ है, एंडोमेट्रियोसिस की स्टेजिंग करोगे, और उसके बाद उसकी सिस्टेक्टमी कर दोगे, और ट्यूबल पेटेंसी चेक करके आगे उसको फर्दर अकॉर्डिंगली ट्रीट करोगे। अगर वो अगर एग्जामिनर कहें कि एंडोमेट्रियोसिस नहीं था, मेलिग्नेंट लुकिंग था, तो फ्रोजन सेक्शन कराओगे। अगर फ्रोजन सेक्शन अवेलेबल है तो फ्रोजन सेक्शन, कई दफा एग्जाम में आप फ्रोजन सेक्शन का बोलना भूल जाते हो, बिकॉज नॉर्मली मैडम ये हमारे पॉइंट हॉस्पिटल्स में दोबारा से बताइएगा कि अगर एग्जामिनर कहे हाँ, कि अगर एग्जामिनर मेलिग्नेंसी, अगर आपको रोक के मेलिग्नेंसी का कहे कि इफ इट वाज मेलिग्नेंट लुकिंग मैस, तो ऑफ कोर्स फिर आप उसको मेलिग्नेंसी के हिसाब से करोगे, फिर आप उसका फ्रोजन सेक्शन करोगे। बट उसमें नेवर फॉरगेट टू गो आउट एंड टॉक टू द अटेंडेंट्स कि ये मैस इस तरह का लुकिंग है, तो मैं फ्रोजन सेक्शन भेज रही हूँ। और फिर आप जब फ्रोजन सेक्शन भेजोगे तो उसके ऊपर फिर उसकी रिपोर्ट पे डिसाइड होगा कि आपने फर्दर क्या करना है। उसके अंदर देन एट द सेम टाइम आप ऑन्कोलॉजिस्ट को भी साथ रख सकते हैं, इफ यू ऑब्वियसली सर्जन इंट्राकोलिकोमेंटेक्टमी भी करेंगे। लेकिन इफ इट्स जस्ट स्टेज 1A1, तो फिर आपको ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर आप सिर्फ राइट साइड, उसी साइड की सेल्पिंगोफ्रेक्टमी करोगे। और फिर और कई दफा एग्जाम में आप फ्रोजन सेक्शन का बोलना भूल जाते हो, बिकॉज वी डोंट यूज फ्रोजन सेक्शन दैट फ्रीक्वेंटली, और इसलिए वो गलती से मिस हो जाता है। या फिर आपके हॉस्पिटल में नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, फिर आप उस साइड की सेल्पिंगोफ्रेक्टमी करो और उसको बायोप्सी के लिए भेजो, या उस साइड की सिस्टेक्टमी करो, कीपिंग द सिस्ट इंटैक्ट और स्पिलेज पे चाहते हुए। और अगर उसकी बायोप्सी मेलिग्नेंट आती है या हायर स्टेज आ जाता है, तो फिर यू कैन ऑलवेज टेक पेशेंट बैक टू द ऑपरेशन थिएटर एंड डू द क्लियरेंस सर्जरी, अगर उस स्टेज पे वो इंडिकेटेड हो। ये मैं इस उसमें बता रही हूँ, जब एग्जामिनर फंसाए कि ये हो गया, आपने तो कंप्लीट सर्जरी नहीं की, पेशेंट आप बाहर ले आए हैं, एंड बायोप्सी की रिपोर्ट, तो आप उसमें परेशान नहीं होना। फिर देन यू हैव टू डू द क्लियरेंस सर्जरी इफ इट इज इंडिकेटेड इन दैट पेशेंट। ठीक है। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, पहले जब आप डीडी बनाते हो, उस डीडी को शॉर्टलिस्ट करें। शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो नंबर 1 पे डीडी है, मेक योर थिंग्स वेरी वेरी सिंपल इन एग्जाम। और जिंदगी में भी अपनी चीजों को सिंपल और सीधा रखकर ही चलना है। अगर आप एंडोमेट्रियोसिस कर रहे हो तो वही करो जो डिपार्टमेंट में करते हो। ठीक है। अगर लैप्रोस्कोपिकली कर रहे हो, विच इज ऑफ कोर्स फार बेटर, आई थिंक अब लेप्रोस्कोपी हर तरफ हो भी रही है। तो ऑफ कोर्स आप स्कोप डालोगे एंड यू डू द इंस्पेक्शन, यू टेक पेरिटोनियल वॉशिंग। पेरिटोनियल वॉशिंग मैंने इसलिए कहा क्योंकि बेशक बाद में एंडोमेट्रियोसिस भी निकले, लेकिन आपने पेरिटोनियल वॉशिंग पहले ले लेनी है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इंस्पेक्शन कर रहे होते तो आपकी वो चीजें छेड़ी जाती हैं, और पेरिटोनियल वॉशिंग उतनी प्योर नहीं रहती। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप होता है, ओपन करते या पोर्ट डालते पेरिटोनियल वॉशिंग ले लें, और उसके बाद आप आगे कुछ करें। सो फिर आप इंस्पेक्शन करते हो, स्टेजिंग करते हो, या एंडोमेट्रियोसिस की या मेलिग्नेंसी की। और एंडोमेट्रियोसिस है तो एंडोमेट्रियोसिस की लाइट पे ट्रीट करके आगे पोस्ट ऑपरेटिव इस तरह लेके चलोगे। अगर मेलिग्नेंट है तो फिर मैंने आपको बता दिया किस तरह लेके चलेंगे। ठीक है। इन चीजों की प्लीज बहुत ज्यादा क्लैरिटी, इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करानी है, किसमें कौन सी करानी है, और आपने ये जो है इसकी सर्जरी किस तरीके से लेके चलनी है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। जी मैडम क्विकली एक जी, क्वेश्चन और पूछना था कि मैडम दर्शन। इस पेशेंट में अगर हम इसकी हमने लेप्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ द सिस्ट कर दिया, हमारा कंफर्म डायग्नोसिस एंडोमेट्रियोसिस था, तो हम सर्जरी के कितने ड्यूरेशन के बाद इसकी जो है वो फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट लाइक स्टार्ट करेंगे, ओव्यूलेशन इंडक्शन वगैरह और जो भी हम डिसाइड करते हैं तो? आप नेक्स्ट मंथ से कर दो, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस के बाद तो 1 साल होता है, उसमें मोर देन 60% चांस होता है कि पेशेंट कैन कंसीव विद इन 1 ईयर आफ्टर द सर्जरी। और वेरी फ्रैंकली फर्स्ट 3 मंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें ट्यूबल पेटेंसी हुई होती है चेक, और क्लियरेंस हुई होती है, और अगर वो कंसीव कर जाए तो रिकरेंस ऑफ द सिस्ट भी नहीं होगा। ठीक है।
तो उसको आप फौरन से कंसीव ठीक करने है के उस मैडम। पे कर देते हो। जी दीरक्षा, आप क्वेश्चन कर लें। जी हादिया, आप कर लें। जी मैडम, आप इन्वेस्टिगेशंस का बता रही थी, तो आपने ऐसा कहा कि अगर ट्यूमर मार्कर्स सब नॉर्मल हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, तो आप कुछ और ना मांगे एग्जामिनर से। हाँ, फिर ना इफ मांगे। अच्छा, ये बड़ा अच्छा मैडम क्वेश्चन आपने किया है। मैं बताती हूँ। यस। अच्छा, अगर तो कॉम्प्लेक्स सिस्ट है अल्ट्रासाउंड के ऊपर और ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल है, तो सीटी कराना है या नहीं? कौन बताएगा? हम फिर तो सीटी नहीं कराना ना, अगर ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल आ रहे हैं तो देन देयर लेकिन इज नो। अगेन, ट्यूमर मार्कर्स की क्या इतनी सेंसिटिविटी है कि हम उसकी बात मान के बिल्कुल ही मेलिग्नेंसी वाली चीज छोड़ दें? ये एक कंट्रोवर्शियल बात है। अगर आप करा लो, कॉम्प्लेक्स सिस्ट है और ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल है, तो अगर आप करा लो सीटी तो भी कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज अगेन यू कैन से कि ट्यूमर मार्कर्स की इतनी सेंसिटिविटी। अच्छा, ऐसा हो जाता है कि ट्यूमर मार्कर नॉर्मल और मेलिग्नेंसी आ जाए कॉम्प्लेक्स मैस में। तो इस पे मैडम भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, स्पेशली जी हादिया। जी मैडम, एक और चीज कि जब भी हमारे पास 5x5 सेंटीमीटर की कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, तो इन एनी केस हम उसको छोड़ तो नहीं रहे हैं, हमने उसको प्रोसीड करना है, ओपन करना है। तो मेरा ये सोचना है कि हम उसको बगैर सीटी के, बगैर डिटेल फाइंडिंग्स के कैसे ओपन कर सकते हैं, इवन इफ ट्यूमर मार्कर्स आर नॉर्मल। देखो, अगर तो उसका ब्लड सप्लाई कैप्सूल का ठीक है और आपको कोई भी हिस्ट्री में ऐसा फीचर नहीं मिला जिसमें आपको लगे कि देर इज अ स्प्रेड ऑफ द डिजीज, तो आई मे प्रोसीड दिस पेशेंट विदाउट गेटिंग द सीटी डन। वेरी फ्रैंकली, मैं इस पेशेंट के अंदर अगर ये फॉर एग्जांपल ट्यूमर मार्कर इसमें तो खैर फिर भी 500 में दे दिया, फॉर एग्जांपल अगर यही पेशेंट होता और 200 में ट्यूमर मार्कर होता, तो भी चलो आप सीटी करा लो एग्जाम के लिए, वरना मैं तो वैसे नॉर्मल प्रैक्टिकल उसके अंदर शायद तब भी सीटी ना कराऊं। सीटी स्कैन अगर आप करा भी रहे हो तो भी जस्टिफाइबल है, अगर आप नहीं करा रहे हो तो भी आप जस्टिफाई कर सकते हो। ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल है, ब्लड सप्लाई ऑफ द कैप्सूल ठीक है, तो आप इसको लेकर चल सकते हो। क्योंकि देखो, दिस कैन बी हेमरेजिक सिस्ट आल्सो, तो व्हाट्स द पॉइंट इन गेटिंग अ सीटी स्कैन डन इन हेमरेजिक सिस्ट? सो इफ द ट्यूमर मार्कर्स आर नॉर्मल, इफ इट्स 5x5 सेंटीमीटर, ब्लड सप्लाई उसकी ज्यादा है नहीं, और स्कैन आपको कॉम्प्लेक्स कह रहा है विच इज अगेन नॉट एंडोमेट्रियोसिस, और वो हेमरेजिक की तरफ जा रहा है, तो फिर मैं तो इसको ऑब्जर्व भी करके चलूंगी ना यंग गर्ल में। ठीक है, फाइव ओके सेंटीमीटर में मैडम। मैं तो नहीं सर्जरी करूंगी हेमरेजिक सिस्ट में। आपने इस चीज को, एक तो ये कि जो आप हमेशा प्रैक्टिकली करते हो उसी तरह चलो। अल्ट्रासाउंड पे सस्पिशन इज मोर टुवर्ड्स हेमरेजिक सिस्ट एंड ट्यूमर मार्कर्स आर ऑफ कोर्स नॉर्मल, देन यू डोंट इवन नीड टू प्रोसीड फॉर सर्जरी। ठीक है। मैडम सिनेरियो बड़ा डिफरेंट हो जाता है जब एग्जामिनर बोलता है ना हेमरेजिक सिस्ट या ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, और एक जस्ट एक सिंगल वर्ड है कॉम्प्लेक्स सिस्ट। तो उसमें ना, ऐसे अगर मैं एग्जाम में सोचूं ना, तो फिर मुझे लगता है कि ये बड़ा ट्रिकी है उस टाइम पे ना डिसाइड करना ट्रिकी, हेमरेजिक। बेइंतहा ट्रिकी है ये आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही ट्रिकी है। एक तो यंग यंग पेशेंट है, दूसरा फर्टिलिटी वाली पेशेंट है, तीसरा कॉम्प्लेक्स सिस्ट है। कॉम्प्लेक्स सिस्ट में अगेन फीचर्स बहुत डिटेल में मांगने हैं आप, यू नीड टू नो द डॉपलर ऑफ दैट सिस्ट, आपने डॉपलर ब्लड फ्लो सप्लाई ऑफ द मांगनी है, सिस्ट। ठीक हो गया और मैडम, ट्यूमर ये बहुत मार्कर्स। इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इट इज वेरी वेरी रेयर, एंड रेयर थिंग्स डोंट हैपन इन एग्जाम। रिमेम्बर दिस, रेयर थिंग्स हैपन रेयरली इन लाइफ एंड दे डोंट हैपन इन एग्जाम। ये तो एक बड़ी पक्की स्टेटमेंट है जिसमें मेरा बड़ा यकीन है। ठीक हो गया बहुत ही रेयर मैडम। है कि ट्यूमर मार्कर नॉर्मल हो और वो सिस्ट मेलिग्नेंट हो। ठीक है। तो ठीक आप हो इस गया चीज मैडम। को यही समझ लो कि या तो दिस डजंट हैपन इन एग्जाम है, और अगर जिंदगी में कभी इनकाउंटर हुआ तो शायद बहुत रेयरली। और खुदा ना खास्ता अगर रेयर चीज से इनकाउंटर हो भी जाए तो तो आप उसको फिर आप आपसे अगर मिस्टेक भी हो रही है ना, तो उसको कवर कर सकते हैं। कॉमन चीजों में मिस्टेक की माफी नहीं होती जिंदगी में। एग्जाम के अंदर थैंक यू खैर मैडम। किसी मिस्टेक की माफी नहीं होती, लेकिन रेयर थिंग्स डोंट हैपन इन एग्जाम एट ऑल। तो जी मैडम। आपने ट्यूमर मार्कर्स अगर ज्यादा है तो सीटी करा लेना है, या कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, ट्यूमर मार्कर नहीं दिए तो सीटी करा सकते हैं। आप उससे कहोगे ट्यूमर मार्कर नहीं, ट्यूमर मार्कर तो नहीं दे रहा एग्जामिनर, लेकिन वो आपको बार बार आपको मैथ्स और अल्ट्रासाउंड पे ठीक ठाक मलिग्नेंट फाइंडिंग्स दे रहे हैं, तो सीटी करा ले। बेसिकली यही है कि दे नीड टू नो एग्जैक्टली कि आप सीटी कब करा रहे हो, कब नहीं करा रहे हो। ट्रिकी बहुत है, इवन इंट्रा ऑपरेटिव फाइंडिंग्स में बहुत ट्रिकी है।
क्योंकि कई दफा इंटरप्रेटिव फाइंडिंग्स में कुछ भी हो, फिर एग्जामिनर कुछ और दे देते हैं, फिर वो देख रहे हैं कि कैंडिडेट जरा जल्दी कंफ्यूज हो जाने वाला है, तो वो एकदम से कहते हैं कि सर्जरी तो हो गई, रिपोर्ट बायोप्सी पे मेलिग्नेंट आ गई है, अब क्या करेंगे। ऑल यू नीड टू डू इज टू स्टे काम एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट। आपने कॉन्फिडेंटली कहना है कि अब मेलिग्नेंसी आ गई है और मैंने सर्जरी इनकम्प्लीट कर लिया, तो ऑब्वियसली आई हैव टू टेक हर बैक टू द ऑपरेशन थिएटर एंड डू द कंप्लीट सर्जरी, बिकॉज अल्टीमेट ट्रीटमेंट तो वही है ना। इंस्टेड कि आप जी हाथ मैडम। पांव फैला लो कि अब क्या होगा ये। सो एंड दीज थिंग्स खुदा ना खास्ता, बट दे कैन हैपन इन रियल लाइफ ऑल्सो, गलतियां हो यस जाती हैं। मैडम। तो आपने उस चीज को फिर देखना होता है कि आगे उसको इससे आगे कैसे लेके जाना है। ठीक है। थैंक यू मैडम। मैडम अगर हेमरेजिक सिस्ट होती है तो हेमरेजिक सिस्ट एंडोमेट्रियोटिक और मेलिग्नेंट दोनों हो सकती है? नहीं, हेमरेजिक अलग है, एंडोमेट्रियोटिक अलग है। मतलब मैडम हेमरेजिक सिस्ट की जो होती है वो मेलिग्नेंट की लाइन पे हम वर्कअप करते हैं, अगर हमें अल्ट्रासाउंड पे हेमरेजिक सिस्ट दे देता हूँ। देखो, हेमरेजिक सिस्ट कभी भी क्लियर डायग्नोसिस नहीं लिखा होगा, उस पे लिखा होता है, फीचर्स लिखे होते हैं, उसके बाद ओब्लीक करके एंडोमेट्रियोसिस लिखा होता है, देन यू कैन गेट द ट्यूमर मार्कर्स डन आल्सो। ठीक है। और ओके। फिर आप अपना बनाते हो। मैम अगर एग्जामिनर अल्ट्रासाउंड पे पहले ही कह दे कि अगर ये ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ऑफ सिस्ट, इस तरह हो सकता है कि वो इस तरह की फाइंडिंग दे दें और फिर हम ट्यूमर बिल्कुल मार्कर्स दे मांगे दें, ही ना। लेकिन फिर भी आप करा लें। ट्यूमर मार्कर्स आपने करा लेने किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्ट में। उसकी वजह ये है कि फिर वही बात है, इंट्राऑपरेटिवली कुछ भी निकल सकता है। ठीक है, वो मैम चीज इसमें आपको तो ट्यूमर मार्कर्स आपकी डायग्नोसिस को री इन्फोर्स कर देंगे जी। एग्जामिनर फिर ये भी पॉइंट आउट कर सकते हैं ना कि मैंने तो आपको पेल्विक अल्ट्रासाउंड पे क्लियरली बता दिया तो कि आप ग्राउंड कहोगे कि इट्स नॉट 100% डायग्नोस्टिक। ग्लास। मैंने पेशेंट की अल्टीमेट ट्रीटमेंट प्लान करनी है। ठीक है ना। This यस one statement is taking me towards the diagnosis, but it is not 100% diagnostic. Although बेशक ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस लिखा हो, लेकिन ट्यूमर मार्कर हजारों में आ गया, तो क्या आप उसको छोड़ तो नहीं दोगे ना। यस मैम, सही। ठीक है, मैडम तो ठीक है एक कोई मैम। लास्ट हर्ज नहीं। चीज, जैसे जैसे सॉरी। कोई सिनेरियो है। जी मैडम, एक लास्ट मुझे क्वेश्चन पूछना है। ऐसे ही कोई सिनेरियो है मेरे पास एग्जाम में जिसमें मेरी सस्पिशन टूवर्ड्स मेलिग्नेंट भी है और बिनाइन कंडीशन भी है, और मैंने अब ऑब्वियसली मैं एग्जामिनर को दो प्रोसीजर्स तो नहीं एक्सप्लेन कर सकती, लेप्रोटमी या लेप्रोस्कोपी। तो उसमें मैं टू बी ऑन मतलब स्मार्टर साइड मुझे किस चीज को लीड करके स्टार्ट करना चाहिए, मेलिग्नेंट। कि मैं लेप्रोस। हेलो, आवाज आ रही है। जी जी मैडम। जी जी मैडम, हाँ, आपको आ रही है? मैंने कहा आपने, हाँ मुझे आ रही है, आपने मेलिग्नेंट ही को लेकर चलना है। क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स आप मेलिग्नेंट में तो करते जाओगे, लेकिन अगर आप बिनाइन लेके चलोगे तो यू विल मिस दो स्टेप्स। ठीक है ना। मैंने इस ठीक हो पेशेंट गया। के अंदर लोड ट्रांसफर्स खोला क्योंकि मेरा डायग्नोसिस मोर टुवर्ड्स एंडोमेट्रियोसिस था। अगर ज्यादा टुवर्ड्स मेलिग्नेंट होता तो मैं मिड लाइन ही खोलती। तो अगर आपका कुछ ऐसा सस्पेशन चल रहा है कि इन बिटवीन है टुवर्ड्स मेलिग्नेंसी एंड द बिनाइन कंडीशन, तो आप मेलिग्नेंसी को ही लेकर चलोगे। हाउएवर इंट्राऑपरेटिवली अगर बिनाइन मिल जाता है तो बस फिर उसके हिसाब से चलोगे, थैंक यू मैडम। ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए। ठीक है। चलो।